केंद्र में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से 9 सवाल पूछे गए हैं। कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देने की कोशिश भी की गई है। कथित तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी बता देता हूं, यह वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अंत तक देखिएगा और महसूस करने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से जवाब देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग गुस्सिया जाते हैं। इधर उधर की तामझाम दुनिया भर की बात कर देंगे, लेकिन सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। बेहद आसान भाषा में कांग्रेस के सवालों और बीजेपी द्वारा दिए गए जवाबों का एनालिसिस दूंगा और यह भी बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने बीजेपी प्रवक्ता से वो कौन सा सवाल पूछ लिया कि रविशंकर जी कहने लगे कि चलिए चलिए हो गया, अब हो गया। आम भाषा में जिसे भाग खड़े होना कहा जाता है, कुछ लोग इसे दुम दबाकर भागना भी करते हैं, वही वाला कांड हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जनता सत्ता के 9 सालों का हिसाब मांगे और जनता को यह भी देखना होगा कि हिसाब मांगने पर सत्ता कैसा जवाब दे रही है। मैं बारी बारी से एक एक सवाल बताऊंगा और उस पर बीजेपी ने किस तरीके से जवाब दिया है या फिर जवाब देने के नाम पर टोपी पहना दिया है, यह पूरी बात आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, वहीं बगल में ज्वाइन का बटन भी है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आज देश में मीडिया होता तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जवाब देने के नाम पर इधर उधर घुमा रहे हैं, चलिए हो गया करके सवाल टाल दे रहे हैं, यह काम नहीं होता। ऐसे में जरूरी है कि उनकी गाड़ी चलती रहे जो सत्ता से सवाल करते हैं। कांग्रेस ने पहला सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर पूछा था। अब अपनी स्क्रीन पर सवाल भी देखते जाइए। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए और गरीब गरीब होते जा रहे हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमता क्यों बढ़ रही है? इस पर बीजेपी सांसद ने क्या जवाब दिया, वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा उनकी भूमिकाओं को जान लीजिए। जवाब देने से पहले भूमिका बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी सवाल पूछा है सब झूठा है, बिना तथ्य का है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है, वगैरह वगैरह बोलते हुए ऐसा लग रहा था कि रविशंकर जी बहुत गुस्से में आ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवालों पर रविशंकर जी ने कहा कि कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। यह सवाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस की खींच है प्रधानमंत्री को लेकर। यानी कि जवाब देने से पहले ही सवालों को खींच और नफरत का नाम दे दिया गया। मगर सवाल यह उठता है कि यदि यह सवाल है ही नहीं तो फिर जवाब देने के लिए आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी भाई? बहरहाल कांग्रेस ने जो पहला सवाल पूछा था कि देश में महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों दे दिया जा रहा है, इस पर जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद जी चले गए विदेश और लगे तुलना करने। उस देश को देख लीजिए, फलाना देश को देख लीजिए। भारत में एक साल में 90,000 करोड़ मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, इसमें 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। यूक्रेन की समस्या से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक की कहानी बता दिए, मगर यह जवाब नहीं दिया कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, मगर सवाल तो यही है कि इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ वो कौन लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं। यही सवाल तो कांग्रेस ने पूछा कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। 100-200 अमीरों की संपत्ति बढ़ने से आम आदमी को क्या मिल रहा है? मोबाइल फोन बनाने को लेकर रविशंकर जी ने कहा कि 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 4 लाख कि 5 लाख? क्या कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास? ये कौन सी सरकार है बिना आंकड़े वाली? 4 लाख 5 लाख नौकरी मिली। आगे कांग्रेस ने सवाल किया था कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ जो समझौता हुआ था उन्हें अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई? इस पर सीधा सीधा जवाब न देते हुए रविशंकर जी ने यह बताना शुरू कर दिया कि चावल की MSP इतनी हो गई है, दाल की MSP इतनी हो गई है, जबकि सवाल था कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई जो 2022 में होनी थी, अब तो 23 आ चुका है। इसका कोई जवाब नहीं मिला और यह बताया गया कि किसानों को 6,000 रुपए खाते में मिल रहा है कि नहीं, किसानों को खाद अलग अलग तरीके से मिल रही है कि नहीं, अलग अलग सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। मगर वो सवाल खड़ा ही रह गया कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि किसान की आय को दोगुनी किस हिसाब से करना था। इसके पहले यह तो जान लेना चाहिए कि किसान की आय फिलहाल है कितनी। बहरहाल कांग्रेस ने तीसरा सवाल पूछा था भ्रष्टाचार और मित्रवाद पर। सवाल था कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर क्यों लगाया गया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अदानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इन सवालों से कन्नी काटते हुए रविशंकर प्रसाद जी कहने लगे कि गिनवाऊं क्या, गिनवा दूं क्या। कांग्रेस की सरकार में 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, बोफोर्स हुआ, कोल घोटाला हुआ और यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा को दामाद श्री कहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त बताने और जांच की बात करने लगे
रविशंकर प्रसाद जी, यानी कि सवालों का जवाब न देते हुए खुद सवाल पैदा करने लगे। मगर यहां सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि यदि 2G घोटाला हुआ था तो फिर आपकी सरकार होने के बावजूद सभी आरोपी बरी कैसे हो गए? और एक बात, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सरकार पर 2G घोटाले का आरोप लगाया था, उस व्यक्ति ने लिखित में सोनिया गांधी से माफी क्यों मांगी? यानी कि जो 2G घोटाला मामला रफा दफा हो चुका है, जहां यह साफ हो गया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, उसे भी बार बार बीजेपी के लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहां एक बात और समझने वाली है, जिस आधार पर 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई थी, यदि उसी आधार पर मोदी सरकार के दौरान स्पेक्ट्रम नीलामी को देख लिया जाए तो यहां पर संभवतः 4-5 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ जाएगा। सवाल तो यह होना चाहिए कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस के कितने नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई, और यदि सब के सब बरी हो गए, अभी तक आप उन्हें दोषी साबित नहीं करवा पाए, जांच ही चल रही है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? या तो घोटाला हुआ ही नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, या फिर सब कुछ मैनेज कर लिया गया। एक और बात, रविशंकर प्रसाद ने रॉबर्ट वाड्रा को दामाद श्री कहते हुए घोटाले की चर्चा की। हाल ही में हमने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि जमीन खरीद के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यानी कोई घपलेबाजी का सबूत नहीं मिला। इन सब के बावजूद सवाल यही है कि 9 साल बीत चुके हैं, अभी तक रॉबर्ट वाड्रा जेल में क्यों नहीं गए? दामाद श्री को फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया गया? यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था तो फिर खुलेआम घूम कैसे रहे हैं? कौन है जो परम ईमानदार प्रधानमंत्री जी को रोक रहा है उन्हें सजा दिलाने से? मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने जो सवाल किया कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, उसका जवाब नहीं दिया गया। हालांकि इसका जवाब जब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया तो फिर इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? LIC और SBI पर उठ रहे सवालों को भी इन्होंने LIC का विरोध बता दिया। हालांकि बीजेपी की आदत बहुत पुरानी हो चुकी है कि सवालों को घुमा फिराकर सवाल पूछने वालों को ही घेर लिया जाए। कांग्रेस ने चौथा सवाल किया था चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इसके जवाब में बीजेपी ने कह दिया कि चीन ने जो जमीन पर कब्जा किया है वो कांग्रेस की सरकार में कब्जाया है, जबकि 2-3 साल पहले ही मीडिया रिपोर्ट जो कि अमेरिका तक से आई थी, उन सब ने बताया था कि हाल फिलहाल में चीन ने भारतीय जमीन पर गांव बसा लिए हैं, अपने टेंट लगा दिए हैं, कई किलोमीटर तक भीतर घुस आए हैं। तो क्या 2-3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी भारत में? और फिर सवाल यह था कि 2020 में पीएम मोदी ने क्यों कह दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है? रविशंकर जी ने जवाब देते हुए कहा कि गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी शक्ति दिखाई कि नहीं दिखाई, 300 चाइनीज ऐप बैन किया कि नहीं किया, जबकि यह मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ऐप बैन करना मात्र दिखावा है। प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी की कंपनी के बेहद गहरे रिश्ते हैं चीन से, चीन के लोगों से। इस तरह के तमाम आरोप तथ्यों के साथ कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में लगाए थे, जिसका जवाब नहीं मिला। ऐप बैन करके दिखावा करना और उसके पीछे देश का बड़ा बड़ा टेंडर चीन की कंपनियों को दे देना, यह कौन सा राष्ट्रवाद है? हाल ही में खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में बिजली का मीटर लगाने का टेंडर भी चीन की कंपनी को दिया जा रहा था। सोचकर देखिए, इतना सेंसिटिव इलाका और वहां चीन को घुसाया जा रहा है। यहां भोजपुरी में वही कहावत फिर बैठती है कि सोना चांदी लूटल जाए और कोयला पर छापा पड़े। करोड़ों करोड़ों का टेंडर चीनियों को दिया जा रहा है और ऐप बैन करके छाती ठोकी जा रही है। कांग्रेस ने सवाल किया कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहते हैं? वो जाति जनगणना की मांग को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? इन मुद्दों पर बीजेपी की तरफ से संभवतः कोई जवाब ही नहीं दिया गया। वैसे जवाब देंगे भी क्या? दिल्ली में महिला पहलवान 1 महीने से धरने पर बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जी के पास चुनाव प्रचार से लेकर विदेश यात्रा और फिर संसद के उद्घाटन तक का वक्त है, मगर देश की बेटियों की समस्या सुनने का टाइम नहीं है। घंटों घंटों मन की बात करने का भी टाइम है, लेकिन देश की बेटियों के लिए वक्त नहीं है। देश में नफरत फैलाने के मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। 7वां सवाल था विपक्षी दलों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने को लेकर और अलग अलग राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने को लेकर। इस पर भी शायद कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसे जवाब देंगे भी क्या? कांग्रेस ने 8वां सवाल किया था जन कल्याण की योजनाओं को लेकर, यानी कि मनरेगा जैसी योजना का बजट घटाकर कमजोर क्यों किया गया। इस पर भी सीधे खाते में पैसा पहुंचाने की बात को याद दिलाकर बच निकलने की कोशिश की गई और मनरेगा का शायद नाम भी नहीं लिया गया। कांग्रेस का आखिरी सवाल था कि कोरोना वायरस के दौरान 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना क्यों किया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन लगा करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? इस पर जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में कोरोना का मैनेजमेंट जिस तरीके से किया गया वो दुनिया में बेस्ट था।
सोच कर देखिए, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई, मगर सवाल तो यह है कि भारत के लोगों ने जो देखा, जो झेला, उस पर प्रमाण पत्र दुनिया के लोग कैसे दे सकते हैं? और दुनिया में वो कौन लोग हैं जो बेस्ट मैनेजमेंट का प्रमाण पत्र बीजेपी सरकार को दे रहे हैं? क्या ऑक्सीजन की कमी से लोगों की हो रही मौतें लोगों को याद नहीं है? गंगा जैसी नदियों में तैर रही लाशें याद नहीं है? मुंबई से बिहार लौट रहे मजदूरों की किस तरह से ट्रेन की पटरियों पर कटकर मौत हो गई, क्या वो लोग भूल गए हैं? कैसे लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किए गए, क्या ये भारत की जनता भूल गई है? और कांग्रेस ने सवाल किया था कि जिन 40 लाख लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को मुआवजा देने से मना क्यों कर दिया गया? इस पर कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। और सबसे गंभीर बात, रविशंकर प्रसाद ने कोरोना को लेकर एक बात कही कि भारत में उसके पहले कुछ बनता ही नहीं था। दरअसल जिस बेशर्मी की पराकाष्ठा शब्द का प्रयोग उन्होंने कांग्रेस के लिए किया है, उस पराकाष्ठा को वो खुद ही पार कर रहे थे, खुद ही छू रहे थे। रविशंकर प्रसाद से यह सवाल होना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि उससे पहले भारत में कुछ बनता ही नहीं था, अब तक भारत में कुछ था ही नहीं। बहरहाल इन लोगों के अनुसार जब 2014 में ही भारत आजाद हुआ तो फिर बात ही क्या की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया गया? तब रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चलिए चलिए हो गया। थोड़ी देर बाद अन्य पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने हवाला दिया कि कल अमित शाह जी ने विस्तार से बताया था कि कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने कहां पर विधानसभाओं का उद्घाटन किया था। मगर सवाल फिर से वही है कि मान लिया जाए कि कांग्रेस ने गलती की थी, तो क्या आपको भी गलती करने का प्रमाण पत्र मिल जाता है? और फिर क्या राज्यों की विधानसभाओं और देश के संसद भवन में कोई फर्क नहीं है? यानी कि इस पूरे सवाल जवाब में आपको सवालों में सीधे सीधे सवाल तो दिखेगा, मगर जवाब में जवाब ढूंढना भूसे में सुई निकालने के बराबर है, जो कि मिलने वाला नहीं है। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि रविशंकर जी जो एक वक्त में बड़े जबरदस्त प्रवक्ता हुआ करते थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बड़ा पसंद किया करता था, बड़ी शालीनता और तथ्यपरक बातें किया करते थे, जब विपक्ष में हुआ करते थे तब बड़े तगड़े सवाल किया करते थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इतने गुस्से में नजर क्यों आते हैं? विपक्ष का काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। जैसे विपक्ष प्रेम से सवाल कर रहा है, आप भी सप्रेम जवाब दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से का भाव चेहरे पर लाकर जवाब में जवाब नहीं है इसको छुपा देने की कोशिश की जाती है। मगर इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल उठता है देश की मीडिया पर। यदि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मजबूती से सवाल उठाए होते तो यकीन मानिए कुर्सी छोड़कर भागने की नौबत आ जाती। वैसे वो नौबत आ भी चुकी थी। मैंने सवालों और जवाब को बेहद आसान करके बताने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने बहुत सारे आंकड़े भी बताए, मगर वो कोई भी आंकड़ा जवाब नहीं था, वो सिर्फ सवालों को घुमाने का तरीका था। जैसे कि उन्होंने कहा कि हाल ही में एप्पल वालों ने कहा है कि भारत हमारे लिए बढ़ता हुआ बाजार है। अब इस बात में बीजेपी का क्या क्रेडिट है भाई? भारत की जनसंख्या बड़ी है तो फिर बाजार भी बड़ा होगा। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में 74 एयरपोर्ट बने हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि कितने एयरपोर्ट अडानी के नाम कर दिया गया। रविशंकर प्रसाद जी ने यह भी बताया कि देश में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है, मगर यह नहीं बताया कि नेशनल हाईवे की दूरी नापने का जो पैमाना है उसको बदल दिया गया है। पहले जब 1 किलोमीटर सड़क बनती थी तो उसे 1 किलोमीटर गिना जाता था। अब 4 लेन की सड़क यदि 1 किलोमीटर बनती है तो उसे 4 किलोमीटर गिना जाता है। सोच कर देखिए, यदि 6 लेन की सड़क 1 किलोमीटर बनाई गई तो उसे 6 किलोमीटर गिना जाता है। कितना बढ़िया जुगाड़ है ना? सोच कर देखिए, एक आम आदमी कहता है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, दूसरा कहता है मैं 100 किलो उठा सकता हूं, मगर दूसरे वाले के 1 किलो में मात्र 10 ग्राम है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, क्या यह आंकड़ों का खेल नहीं है जिसके भीतर जनता को फंसाया जा रहा है? इसके साथ ही रविशंकर जी से यह भी सवाल किया गया कि सारा उद्घाटन और फीता काटने का काम खाली प्रधानमंत्री जी ही क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी हाथ लगाते हैं तो काम फास्ट ट्रैक होता है, बहुत तेज होता है। यहां एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, वाराणसी में जहां से प्रधानमंत्री जी 2 बार सांसद बन चुके हैं, उस शहर में एक रिंग रोड बन रहा है। 56 किलोमीटर की संभवतः उसकी लंबाई है। रिंग रोड पिछले 8-9 सालों से शायद बन रहा है। उसके कई फेज का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया है। एक मामला और है, एक तरफ से बनते जा रहा है, दूसरी तरफ से टूटते भी जा रहा है, रिपेयरिंग भी चालू है, दर्जनों बार रिपेयर किया जा चुका है। तो सवाल यह है कि यहां पर भी तो प्रधानमंत्री जी ने हाथ लगाया था, इसके बावजूद वाराणसी का रिंग रोड इतने सालों में पूरा क्यों नहीं हो पाया? ये कौन सा फास्ट ट्रैक है भाई? उधर 2019 की शुरुआत में रेलवे की भर्तियां आई थी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। रविशंकर जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी से कह दें कि वहां भी हाथ लगा दीजिए, फास्ट ट्रैक हो जाए। नौजवान बेचारे बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग मिले तो ब्याह शादी हो, जिंदगी आगे बढ़े।